ट्रांसलेट करना डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं जैसे आया वैसा पढ़ रहा हूँ. मैडम may be able to explain it. Given that some inflammatory conditions or treatments might increase the risk of blood clots, and there are specific type of birth controls, oral pills and others, that are safer or more recommended for women with AS or RA. What would be your recommendation? Yeah, this is a very important question. कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का हम यूज़ कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली हमें कोई भी टैबलेट्स जिसमें ईस्ट्रोजन है उसका सेवन नहीं कर सकते हम. तो हम जनरली इसको एडवाइस नहीं करते, जैसे कि मालाइन की दवाइयाँ जो कॉमनली आप लोगों को पता है, ये दवाइयाँ हम नहीं खा सकते. और हम क्या यूज़ कर सकते हैं? IUCD या कॉपर टी. कॉपर टी सेफ़ है, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन ना हो. तो हमें इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, थोड़ी प्रिकॉशन से डलवाना है, आपको अच्छे सेंटर में डलवाना है और एंटीबायोटिक्स खानी है. उसके सिवाय आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल हमारे डिपार्टमेंट में इम्प्लानॉन है. इम्प्लानॉन इज़ अ इम्प्लांट, सबडर्मल इम्प्लांट है, जो हम अपने पेशेंट के हाथों में, अपर आर्म में हम उसे सबडर्मली, चमड़ी के नीचे उसे इंसर्ट कर देते हैं. वो भी प्रोजेस्टेरॉन ओनली इम्प्लांट है. तो कई पेशेंट्स को IUCD या कॉपर टी से बहुत ज़्यादा डर होता है कि वो ऊपर चढ़ जाएगी, निकल जाएगी, फेल हो जाएगी. तो ये इम्प्लानॉन जो है इम्प्लांट, ये आजकल काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हमें दे रही है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. थैंक यू. ये अभी एक रूमेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट का कॉमन क्वेश्चन है. ये पेशेंट है अहमदाबाद के, उनकी डॉटर है, जस्ट गॉट इनटू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. उनको अभी तक RA डिटेक्ट नहीं हुआ है. मदर को RA है. उनका कहना ऐसा है कि शी हैज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स थ्रू द मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्प्स, जॉइंट पेन्स एंड मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट. शी इज आस्किंग कि ऐसा हो सकता है क्या कि पोस्ट मेनोपॉजल शी मे गेट डायग्नोज्ड विद RA. पोस्ट मेनोपॉज बताइए, रूमेटोलॉजिस्ट बताइए ये बात. Actually, we can't predict future. Future में तो कुछ भी हो सकता है. So this is as simple. And sir, is there anything specific that one who goes through all these joint pain, cramps while menstruation cycle, is there any specific probably recommendation that you will have to avoid it? आप अगर मतलब if you are saying this, हम उसे एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर उसके कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि जॉइंट पेन या ऐसा कुछ हो रहा है उसको पीरियड्स के टाइम पे. वैसे वो नॉर्मल फिनोमेना है. जब हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो नॉर्मली ये होता है 1 to 2 years तक. सो ये नॉर्मल है, ये कोई डिजीज़ नहीं है. लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली है, मतलब लगातार चले जा रहा है, ये कई सालों तक चले जा रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि इसमें कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है बॉडी में. और अगर वो बच्ची जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है अपने पेरेंट्स से, तो उसका झुकाव है कि उसे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है. लेकिन हम ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो ऐसा होएगा ही, और हम प्रिवेंटिव कोई मेडिसिन नहीं कर सकते. डेफिनेटली हम उसके इस पर्टिकुलर डिजीज जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे हम एड्रेस कर सकते हैं. थैंक यू. कोई स्पेसिफिक डाइट आप सजेस्ट करोगे मैम फॉर पेशेंट हु इज विद RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी? यदि इस समय आपको ये वाले इश्यूज चल रहे हैं, तो बेसिकली आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेने की ज़रूरत है. क्योंकि आपका जो RA वाला इशू है, इट मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है और बॉडी आपका इस वे में आपको बता रही है कि हमें प्रॉब्लम है. एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में ये रहेगा कि आपको एक तो जो बेक प्रोडक्ट्स होते हैं या पैकेज फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है, सबसे पहले तो उसे बंद करना है. क्योंकि उसमें बहुत सारे अनवांटेड केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाएंगे. तो आपको बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड, पैकेट वाले फूड, चिप्स वाले, या आप प्लास्टिक के कंटेनर में खाना खा रहे हैं, वो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं. तो आपको वो बंद करना है. उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी आइटम्स हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को हटाकर आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करने वाली हैं, लाइक इस वाले मौसम में जैसे आप जिंजर वाटर ले सकते हो या जिंजर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो. टर्मरिक है, हल्दी है, कच्ची हल्दी आ रही है, किसी को गर्मी से प्रॉब्लम हो तो वो हल्दी का पानी या हल्दी का दूध ले सकता है. इसी तरीके से आंवला आ रहा है, आंवले को यूज़ कर सकते हो. डिपेंड करेगा आपके स्पेसिफिक, आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस दूसरी क्या है.
बेसिकली जो डाइट रहेगी आपको फ्रूट्स और वेजेस इंक्लूड करने हैं। में आप सिंपल उसमें यदि समझना चाहते हो तो एक फिस्ट इंक्लूड करो आपके न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें आपके कार्ब्स रहेंगे, आपका सारा अनाज, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहेंगे, आपकी दालें रहेंगी और आपका फैट रहेगा हेल्दी फैट। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, कोई भी रिफाइंड आइटम आपको नहीं खाना है, सब कुछ कोई भी प्रोसेस्ड आइटम नहीं खाना है। यदि आप ये 5 चीज़ें, पांचों न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर लोगे तो आप आराम से इन कंडीशन से फाइट कर सकते हो। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन मैडम से, ये तो सबके लिए सही है ये जो आप बता रहे हैं? हाँ, बेसिकली सबके लिए सही है। वही मैंने कहा कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अलग अलग देखनी पड़ेंगी कि साथ में और क्या क्या इश्यूज हैं। अदरवाइज बेसिक है ऑन अ मास, आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी ही चाहिए। आपको ये नहीं कि फास्टिंग करनी है, वेट लॉस के लिए फास्टिंग करना शुरू कर दे कोई, या शुगर बढ़ रही है तो बिल्कुल ही खाना बंद कर दे कि शुगर बढ़ जाती है। आपको खाना सब है, किस तरीके से खाना है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आपका इंडिविजुअल इशू है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर बात है तो हम लोग बेसिकली जो मैम ने कहा है वो बिल्कुल सही है। साथ ही हम आप जो भी डाइट है उसमें विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को उसी तरह से आप डाइटिशियन से प्लान आउट करा सकते हैं। अविनाश और राशिना। नहीं, पर आई थिंक विटामिन सी से तो सब डरते हैं, नहीं खट्टी चीजों से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, बहुत बड़ा मिथ है ये। डिलीवरी के बाद और ऑपरेशन के बाद विटामिन सी खाते ही नहीं हैं पेशेंट्स, बट यू शुड नो कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो आपको उसका सेवन बहुत ज़रूरी है। घर की पुरानी औरतें, हमारे पास तो रूटीनली पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि खटाई नहीं दे रहे, नमक नहीं दे रहे, खुजली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टमाटर नहीं खाने देते। तो ये गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ है। आप इसको हटाइए और नींबू, मौसमी सब चीज़ें उनको सेवन करने दीजिए। बिल्कुल भी उससे कोई नुकसान नहीं है, ना माँ को, ना बच्चे को, ना ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम है, और ना कि उनके स्टिचेस या उनकी डिलीवरी संबंधित। अभी आंवले का सीजन है, आंवले को आप बेस्ट यूज़ कीजिए। हाँ, चटनी आंवला, बनाइए, yes। सबसे इजी है, सबसे चीपेस्ट आइटम है, महंगा भी नहीं है, आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हो। पूछ रही है कुछ? हाँ बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? डॉक्टर की सलाह देते हैं कि खट्टी चीजें कम खाया करो। कौन से डॉक्टर सलाह देते हैं? नहीं, यहाँ जो बैठे यहाँ हैं, जो उससे बैठे हैं बताइए। उनमें से कोई डॉक्टर ने दिया? कौन से डॉक्टर ने दिया है? डॉक्टर अविनाश ने। आराम से खा सकते हैं दही। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यही तो बता रहे हैं आपको, गलत फहमी है। वो घर के डॉक्टर है जो आपको जो मना घर के कर रहे हैं, डॉक्टर जो मना कर आपके रहे हैं। आसपास वाले हैं ना, जिनको बहुत ज्ञान हो गया है। आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आइसक्रीम के लिए मना करते हैं वो। अविनाश, राशिना, हार्मोनल चेंज दैट इफेक्ट्स होती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होना, बंद होना, पीसीओडी, पीसीओएस, इससे क्या मेरे आरए पे असर हो सकता है? आरए है, शी इज 20 इयर्स ओल्ड पेशेंट। हार्मोनल इवेंट्स पर से आरए और ईएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मे बी ड्यूरिंग द साइकिल कईयों को पेन बढ़ सकता है, बट ऐसे कोई साइंटिफिक उसमें कोई बेसिस नहीं है कि जस्ट ड्यूरिंग द साइकिल या आफ्टर बंद हो जाए, जैसे मेनोपॉज जब महीना आना बंद हो जाता है तभी कोई आपकी बीमारी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको और परेशानियां हो सकती हैं, उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बट बीमारी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और किसी को अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उन बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। मैम, अनामिका मैम, ये कोई स्पेसिफिक डाइट आप रेकमेंड करोगे फॉर द पेशेंट्स जो बायोलॉजिक्स ले रहे हैं? ना, जो बायोलॉजिक्स ले रहे हैं ना, वो बेसिकली देखो ये मेडिसिन आपके इन्फ्लेमेशन पे काम कर रही है, तो इन्फ्लेमेशन पे काम कर रही है, आपको अपनी इम्यूनिटी साइड बाय साइड बढ़ानी है, सो दैट वो मेडिसिन बहुत अच्छे से और काम कर पाए। और इम्यूनिटी के लिए अगेन कोई भी प्रोसेस फूड आइटम नहीं खाना, और सबसे ज़्यादा जो आप रोड साइड खाना खाते हो या बाहर कटा हुआ रखा हुआ खाना है वो खा रहे हो, और रॉ फ्रूट्स खा लेते हो, बाहर कच्चे वो काट के खीरे वगैरह जो रखते हैं रोड साइड, तो आपको जो रॉ फ्रूट्स हैं, फूड है, वो आइटम नहीं खाने। उसके अलावा आपको अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही आती है कि प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। और जैसा मैंने बताया था, सिंपल सा रूल है, तीनों टाइम मील में देख लो कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स आपका जा रहा हो, दालें जा रही हो, दूध जा रहा हो, दही जा रहा हो, सिर्फ घर के आइटम से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिस का इंटेक प्रॉपर होना है। कच्चा सलाद नहीं खाना है तो आप उसे कुक फॉर्म में खा सकते हो, सब्जियों को सौते करके खा सकते हो, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम
सर्दियाँ आ रही हैं जब आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी प्लेंटी ऑफ वेजीज आएंगी, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स आएंगे। बट आप ये जरूर ध्यान रखना कि जो भी फ्रूट्स वेजीज ले रहे हो वो इंडिया की हो, राजस्थान की हो, जयपुर की हो। आपको कोई जा के आगे वाले जैक फ्रूट्स और ये सब नहीं लेने हैं, ठीक है। ब्रोकली भी आप खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो अपना यहाँ का इतना नहीं है, उसकी जगह आप गोभी वगैरह खा लोगे, वो ज़्यादा लिवर डिटॉक्स करेंगे आपकी। तो जितना आपका सीजनल लोकल फूड है उसे आप खाओ, और हर खाने के फूड को यदि आप टाइम दे रहे हो, किचन ओरिएंटेड हो जाओ। सिंपल सा रूल है, जो किचन में बन रहा है वो आप खाओगे तो आप आराम से इन मेडिसिन के साथ प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट साथ कंटिन्यू कर पाओगे। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैडम ने इसलिए बोला बाहर का नहीं खाना है क्योंकि वो इन्फेक्शन का थोड़ा रिस्क रहता है ना, बायोलॉजिक्स ले रहे हैं तो थोड़ा बॉडी का इम्यूनिटी हल्का सा कम होता है। तो आप वही जो आप पिज्ज़ा बाहर खा रहे हो घर पे बढ़िया बना के पका के अच्छे से खाओ। आई थिंक छोटे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कितनी बार चीटिंग कर सकते हैं, बाहर कितनी बार खा सकते हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ कितना अलाउड है। इन जनरल यदि आप बड़े भी चीटिंग करना चाहते हो तो वंस अ वीक आप चीटिंग कर सकते हो। बस चीटिंग के साथ ना 3 रूल याद रखना। एक तो आप पोर्शन साइज कंट्रोल करना, जो भी खा रहे हो ये नहीं कि आप चीटिंग कर रहे हो तो आ जाओ सब कुछ। पोर्शन साइज कंट्रोल करो सो दैट ऑटोमेटिकली कहीं तो कंट्रोल हो रहा है। सेकंड, उसे थोड़ा टाइम से खाना, लेट नाइट मत खाना क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं होने वाला, बॉडी उस पर काम नहीं करने वाली। तो उसे थोड़ा टाइम से खाओ, सनलाइट में खाओ, सो दैट बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है, जो भी आप खा रहे हो बॉडी उसे हैंडल कर लेगी, उसके नेगेटिव चीज़ों को भी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप चीट मील कर रहे हो तो ये वाली ध्यान रखोगे तो चीट मील इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा। और साथ में हैंड हाइजीन, हाथ साफ सफाई हो, और अगर गर्म होगा तो बेहतर है, तो चीटिंग में फिर रिस्क उतना नहीं रहेगा। मैम ये क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर अ वुमन स्पेसिफिकली विद सिग्निफिकेंट एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पोटेंशियल उनका स्पाइन फ्यूजन हो चुका है या होने को है, तो फॉर दैट काइंड ऑफ वुमन पेशेंट इज देयर समथिंग सेफेस्ट डिलीवरी मेथड लाइक सी सेक्शन? व्हाट वुड यू रिकमेंड? इज इट देयर समथिंग लाइक दैट? There is nothing as safest, लेकिन obviously normal delivery would be more difficult and C-section would be easier. So we can do a C-section. We can suggest a C-section if there is a vertebral fusion. तो C-section ही difficult intubation होगा, लेकिन वो manage कर लेंगे वीडियो लारिंगोस्कोप से या जैसे भी। स्पाइन पे नहीं दे पाएंगे एनेस्थीसिया, मतलब जो हम रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा, बट जनरल एनेस्थीसिया से C-section would be better. थैंक यू। वैसे तो आपने इसको कवर किया है आपके प्रेजेंटेशन में, बट कौन सी कॉमन आरए और एएस की मेडिकेशन है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम एडजस्ट करी जा सकती है या स्टॉप करना जरूरी है? आई थिंक मैंने बताया कि था मीथोट्रेक्सेट इज नॉट टू बी गिवन, और जो एमएमएल है वो बायोलॉजिक्स है वो, ये आई थिंक रूमेटोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। देखिए मीथोट्रेक्सेट और लेफ्लोनामाइड नहीं लेना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासालाजिन और लो डोज स्टेरॉइड सीरम जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हें अविनाश जी एसएमएस में फ्री दे रहे हैं उनके लिए फ्री दे सकते हैं। क्योंकि एक ऑटिज्म का सवाल था ना किसी का, exactly. तो देखो ऑटिज्म जनरली इन दवाइयों से नहीं देखा जाता है। ऑटिज्म वैसे भी आजकल बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं, किस एज पे आप प्रेगनेंसी कर रहे हैं, कितनी जेनेटिक हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थी, तो वो मतलब लक वाली बात है कि आपको हो गया पहला बच्चा आपका जबकि ठीक था। बस सिंपल रूल ये है कि आपकी बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी कंट्रोल रहनी चाहिए ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो। सिंपल सा रूल ये है। और जो डॉक्टर आधार ने बताया, जो दवाइयाँ हैं, जो हम लोग भी आजकल काफ़ी सावधान रहते हैं क्योंकि हमें भी चिंता है कहीं जेल जाना ना पड़ जाए, तो हम भी ध्यान रखते हैं। तो हाँ, मतलब ये सारी दवाइयाँ जनरली स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ करती हैं, बट ये ऑटिज्म नहीं, हाँ जेनेटिकली मतलब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं करती कि जो हमारे क्रोमोसोम्स को अफेक्ट करे। तो उस समय वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे आप NT-NB स्कैन होता है जो 11 से 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम डबल मार्कर ब्लड के सैंपल के रूप में कराते हैं, और एक अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, उससे हमें संकेत मिल जाता है कि इस प्रेगनेंसी में ये रिस्क है कि नहीं। तो बहुत सारी और भी जाँचें हैं, NIPT है, लेवल 2 स्कैन है, इससे हम पकड़ सकते हैं डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म को, और उसी समय हम आपको गर्भपात या अबॉर्शन का सुझाव दे सकते हैं। बट इनसे प्रेगनेंसी टाइम में डॉक्टर से जो रेगुलर सोनोग्राफी उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आपका लेवल 1 लेवल 2 नहीं हुआ होगा मैम, नहीं, और उसमें 2 साल के का जब हुआ उसके बाद ऑटिज्म पकड़ में आया और से बिल्कुल नॉर्मल है, साथ भी रहा है, ऐसा लगता नहीं था 2 साल तक उसके। आजकल ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड हो गया है,
है ना, ASD लाइक डिसऑर्डर्स भी कई हो गए हैं। तो ये आप सवाल जो है आपका मतलब न्यूनेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस और ये लोग अच्छे से आपको कह पाएंगे। बाकी अगर आपका लेवल 1 लेवल 2 अगर हुआ है, अगर उस समय आपका लेवल 1 सोनोग्राफी या लेवल 2 सोनोग्राफी और डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर या NIPT या आपकी ये सब स्क्रीनिंग हुई भी है तो फिर कम चांसेस है कि ये डाउन सिंड्रोम है। बट आप कह रहे हो कि ऑटिज्म है, तो कुछ ना कहीं स्क्रीनिंग में मिस हुआ जी। और कोई क्वेश्चन? मैडम एक अपन डाउट क्लियर कर ले, डाउन सिंड्रोम अलग बीमारी है, ऑटिज्म अलग बीमारी है। ऑटिज्म सोनोग्राफी में नहीं पकड़ा जा सकता। ऑटिज्म 1 साल की उम्र के बाद जब बच्चा अपनी आवाज को नहीं पहचानता है, आंखें नहीं मिलाता है, बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है। ऑटिज्म कोई मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक कमजोरी नहीं है। तो जब तक बच्चा वो 1 साल का नहीं हुआ तब तक अपने को पता नहीं लगेगा कम्युनिकेट कर सकता है नहीं कर सकता। तो ऑटिज्म किसी को भी हो सकता है, किसी के भी बच्चे को उसका गठिया रोग से, गठिया रोग की दवाइयों से, किसी ऑटोइम्यून बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ना वो माँ के ज्यादा मोबाइल लेने से देना नहीं। एक ही चीज पे ना वो करते कि हैं, कोई चीज गोल घुमा रहा है, रिपीटेटिव एक्टिविटी है ना मैडम, क्योंकि वो बाहर के वातावरण से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो एक ही धुरी पे गोल गोल घूमता रहेगा, एक ही काम करता रहेगा। कोई सामान ऐसे रखा है, आपने इधर कर दिया तो बेचैन हो जाएगा। तो उसके अलग अलग डिग्री है। तो आमतौर पे अच्छी थेरेपी से, जिसमें स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हम एक ग्रेड नीचे कर सकते हैं ऑटिज्म को। सिवियर को मॉडरेट, मॉडरेट को माइल्ड और माइल्ड करीब करीब नॉर्मल। सर उसका माइंड तो बहुत हो है, मतलब हर चीज ना बहुत जल्दी कैच करना, फैमिली को समझना, पहले से थेरेपी से ना आई कांटेक्ट बनेगा। मेन चीज है 6 साल तक बच्चे का दिमाग प्लास्टिक है, यानी कि उसके अंदर रिकवरी का स्कोप है। आपने 6 साल तक जी जान से मेहनत कर ली तो बच्चा एक नियर नॉर्मल लाइफ जीएगा। भाई ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों की गैदरिंग में जाएगा, भाषण देगा, सबसे हाथ मिलाएगा, पर अपनी जीविका अच्छी चला लेगा। अगर आपने जीवन के पहले 6 साल मेहनत कर ली और पहले 6 साल अगर चूक हो गई, बाद में मेहनत की कोई कीमत। थैंक यू। मेरे फ्रेंड से सवाल है, जैसे आपके लोग के जैसे इस टाइम में बोलते ना ममता कार्ड या पीले कार्ड में रेड चिप लगाते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं अजमेर में दिखाती हूँ। कहाँ पे दिखाते हो? अजमेर में ना लगाना है। तो आप हमारे पास आइए, हम लगा देंगे। तो आप मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह दिखा सकते हैं मेरे को कोई? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा दीजिए मुझे, सब कुछ दिखा सकते हैं आप मुझे। और महिला आइए, मंगलवार को मेरा ऑर्डर चलता है, महिला आइए। कहाँ? क्यों रखा? SMS में? हाँ जी, SMS में? हाँ, महिला चिकित्सालय सानी देवी गेट में मैं हूँ। मंगलवार को आइए, आप अपना कार्ड लगाइए, आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मैं अभी आपको दे दूँगी। हाँ, थैंक यू। आपका क्या नाम है? नाइम। आप जयपुर रह के अजमेर दिखाती हो? जयपुर में तो मायने है ना, शादी वहाँ हुई है तो डिलीवरी यहीं कराओगी ना? नहीं, डिलीवरी में ही होगी। अच्छा, चलिए हम आपको ममता कार्ड में सब लिख के दे देंगे ताकि अजमेर आप में चेक वो लोग कर नोटिस, लेना। हाँ उसमें रेड चिप भी लगा देंगे ताकि वो लोग ध्यान रखें फिर। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? हेलो, मेरा अविनाश सर से एक क्वेश्चन है कि मैंने शुरू से ही उन्हीं सर से जो दवाइयाँ ली है, मेरे पैरों का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं चल भी नहीं पाती थी और मैं मतलब कितना भी चलवा लो कोई दिक्कत नहीं आती, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन उंगलियों में, अभी मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो क्या वो मतलब जड़ से ठीक नहीं हो सकती? जड़ से देखो तो देखो बाकी सब लोग को आइडिया लग गया। हमें निकालना नहीं आता बीमारी को, जो एक बार आ गई हम उसको बाहर नहीं फेंक सकते, बट नॉर्मल जीवन दे सकते हैं। तो अगर आपकी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो बाकी भी अच्छी हो जाएगी। वो एक इंडिकेशन है कि चलो घुटने अगर बेहतर हो रहे हैं तो बाकी जोड़ भी बेहतर होंगे। तो जनरली वो साथ साथ चलते हैं। एक दो जोड़ बदमाशी कर सकते हैं जो कहना नहीं माने, तो फिर उसका उस हिसाब से क्या इलाज कर सकते हैं, साथ में कसरत से क्या हेल्प मिल सकती है, तो वो चीज़ भी अपन ठीक कर सकते हैं। बट शुगर, बीपी, थायराइड जैसे जड़ से निकालना नहीं आता। जब आप अच्छे हो जाते हैं तो दवा कम करना आता है, कितनी मिनिमम दवा कर सकते हैं वो कोशिश कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? एक बात मुझे कहना है, यहाँ पे अभी बात हो रही थी प्रेगनेंसी में कौन सी दवा सेफ है पेशेंट्स लोग के लिए, बट स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं जिनकी नई नई शादी हुई है
और जिनकी शादी होने वाली है, हम ज़रूर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें बता दो आपकी शादी कब होने वाली है, शादी का कार्ड दे दो, हम आएंगे नहीं बट हमें पता रहे, क्योंकि हम आपका दवाई उसी समय ही मॉडिफाई कर सकते हैं कि इंस्टेड कि आप उन दवाइयों पे प्रेग्नेंट होके आओ विच इज़ वेरी हाई रिस्क, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके घर में बात भी चल रही है आपकी शादी की, तो आप ये आके हमें ज़रूर बताओ, एंड स्पेशली अपना आपका जब पीरियड्स मिस हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो आप हमें आके बताओ। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कई बार वो लोग बताते नहीं हमें और दवा ले रहे हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, स्पेशली ऑन मीथोट्रेक्सेट, तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है हमारे लिए। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ पहली बात तो वो सब लिवर की बीमारी हो सकती है जो जनरल पब्लिक को भी होती है, यानी कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो फैटी लिवर हो सकता है, या स्टेरॉइड ही ज़्यादा ले रहे हैं आप, स्टेरॉइड आपका कम नहीं कर पा रहे जिससे मोटापा बढ़ रहा है, शुगर आ रहा है, वो लिवर को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। फिर आगे के साथ कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस लिवर में भी हो सकते हैं, और आखिरी चीज़ दवाइयों के साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। इसीलिए आप लोग सबको पता होगा हम हर 1 से 3 महीने में आपकी क्या डोज चल रही है उस हिसाब से लिवर के साइड इफेक्ट्स चेक करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने को बहुत ज़्यादा डर के रहना है कि मुझे लिवर की बीमारी आ सकती है, वो इजीली मॉनिटर हो सकती है। आप दवा लो, गठिया को कंट्रोल करो और फिट रहो तो लिवर भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। 2023 में फिर ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हुआ था स्पाइन में, तो 3.8 वैल्यू आ रही थी, तो 1 साल हो गया मुझे बोन मैक्स पीटीएच का इंजेक्शन लेते हुए, 1 साल और लेना होगा, और मैं फोर्टिस में ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर अमित शाह से। डॉक्टर साहब फिर ये दोबारा रिकवर हो जाएगा स्पाइन आफ्टर 2 इयर्स इंजेक्शन लेने? देखो ये आपको रेगुलर इंजेक्शन लेने चाहिए, फिर डॉक्टर साहब का वापस से नेक्स्ट साइज स्कैन कराएंगे उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है नहीं है। आज इससे और बेहतर इंजेक्शन आ गए हैं तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अगर आपके कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट ये है ना, इंजेक्शन एकदम से बंद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि 6 महीना देते हैं और बाकी जैसे हड्डी वाले डॉक्टर से यार कि भाई 3 महीना ले लो ठीक हो जाएगा, 6 महीना ले लो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो आप डॉक्टर साहब के टच में रह के रेगुलर लो, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो कई बार वो चेंज करते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। आजकल बढ़िया दवाइयाँ आएगी, बहुत बढ़िया काम करते हैं इंजेक्शन। ओके, कच्चा सलाद क्यों नहीं खाना? देखिए कच्चा सलाद यदि आप जैसे बाहर रोड साइड वाला खाते हो तो उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाती है। घर पर आप खा रहे हो तो वो डिपेंड करता है आपका गट कितना स्ट्रॉन्ग है। आपका गट यदि कच्ची चीज़ों को टॉलरेट कर पाना है तो आप डेफिनेटली खा सकते हो, पर कोशिश ये रहे कि हाथ कटा हो, सारा आपने अच्छे से वॉश किया हो, आपने हाथ वॉश किए हो। और यदि कच्चा सलाद खाने से आपको सपोज करो आपका गट टॉलरेट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम होती है, तो सिंपल सी चीज़ों से थोड़ा सा स्टीम कर लो आप, और फिर आप आराम से आप खा सकते हो उसे। थैंक यू। With this question, I conclude the Q&A. आपको क्वेश्चन है? मेरा है महिला है जो मतलब महीने में 2 बार टाइम से हो जाती हूँ मैं, और एक बार मैंने जेपुर हॉस्पिटल में दिखाया था तो मैंने ना दवाई दी मेरे को महीना टाइम से आने के लिए, तो उन्होंने 3 महीने की दवाई दी। तो जब मैंने वो दवाइयाँ ली ना तब तो मेरा टाइम सही आ रहा था, जैसे ही मैंने दवाई बंद करी फिर वही 15 दिन का 15 दिन फिर टाइम आने लग गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या बीमारी है? आ रही है आपको? रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसा कुछ है? मुझे गठिया शुगर है। गठिया है, शुगर है, माइग्रेन। तो आप हो सकता है कि कोई और कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ही है। हमें आपकी पूरी फाइल को रिव्यू करना पड़ेगा, जांचें करानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपको थायराइड भी आप कह रहे हो ना, तो थायराइड की वजह से भी पीरियड अनियमित हो जाते हैं। बहुत सारे और भी कारण होते हैं, तो वही बात है कि आपकी सारी जांचें और सब चीज़ रिव्यू करनी पड़ेंगी और फिर ही पता चलेगा। अविनाश सर, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि ये बार-बार ऐसे होता। आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल थी? हाँ, नॉर्मल आई थी। आप को हम दे देंगे। कई सारी और तरीके की दवाइयाँ भी हैं, जैसे हम अगर आपको रेगुलरली पीरियड की प्रॉब्लम है और आपकी कोई और प्रॉब्लम मतलब कोई और बीमारी नहीं आ रही सोनोग्राफी में, और आपका आरए और थायराइड ये सब नॉर्मल है, तो हम आपको प्रोजेस्टेरॉन वाला कोई भी, जैसे कि कॉपर्टी आती है, मिरेना आती है, वो भी हम डाल सकते हैं।
बहुत सारी और इलाज है, हम कर सकते हैं आपके लिए। आप हाँ, तो आपको सारा ट्रीटमेंट अच्छे से लेना पड़ेगा। इसका आपका रुमेटोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, ये एक अलग प्रॉब्लम्स है आपकी, जिसका आपको इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए मेरे पास, करवा देंगे इलाज। आपको देखो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आपको जितने 10 रूल बताए थे ना अभी, वो आप फॉलो करना शुरू कर लो, आपका 50% काम वैसे ही हो जाएगा। आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़े हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तो 10 to 1 रूल में से 10, 5 रूल, 6 रूल, 7 रूल ऐसे स्टार्ट कर दो अपने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, और भी रूल थे, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है ना, वो सब आप फॉलो करो। या एक बार मिलके ना अपनी बॉडी के हिसाब से देख लो कि मुझे कितना क्या खाना है, तो आपके हार्मोन्स हो सकता है किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही होगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। दवाइयाँ ले रहे हो, चेकअप करा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके साथ साथ अपना रूटीन भी सही कर लो आप। सो अभी अपने क्विकली क्विज के लिए शिफ्ट होते हैं, ठीक है? तो आज के दिन के सभी सेशंस में जो भी कुछ हुआ है सब याद है सबको? कुछ भूल नहीं रहे अपने? हाँ? तो जो सबसे पहला सेशन हुआ था न्यूट्रिशन का, मैम ने बताया था हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, कितने सर्विंग लेने चाहिए फ्रूट के? कौन बताएगा? 100 एक कोई तो ये मॉर्निंग में बोले ना नाश्ते के बाद, नहीं, फ्रूट्स एक टाइम पे भी ना मॉर्निंग में। ठीक है। और कौन? हाँ, 2 फ्रूट और ओके मैम, व्हाट 2 फ्रूट्स, शी इज द विनर। क्या बात है, ध्यान से सुना है आपने। हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनटों का सुबह का सनलाइट लेना जरूरी है? बोलो नहीं, एक 10 minutes. 10 minutes, is that right? Yeah. Okay. ये भी बताओ कैसे लेना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक? कितने से कितने बजे? कितने बजे तक बोला था मैंने? कौन सा टाइमिंग बेस्ट? कौन सा टाइम सबसे अच्छा है? 8 से 10 बजे मॉर्निंग। और सीधे मैदान में खड़ा हो जाना है? नहीं नहीं, नहीं, 10 बजे की है, 10 बजे की है। Alright, the next one. अच्छा, ये मेरा हिंदी में गड़बड़ होने वाला है, आप समझिए। In Sprout Chat, what can be added to improve the absorption? Sprout Chat में क्या ऐड करना है? आयरन एब्जॉर्प्शन, Iron absorption, sorry. विटामिन सी। नींबू बोल दिया मुझे। नींबू, you are right. दे दो, she is right. यार ये स्प्राउट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंकुरित। Okay. अभी न्यूट्रिशन में लास्ट वन, 2 ऐसे न्यूट्रिएंट्स का नाम बताओ जो वुमेन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे, हाँ जी। दाल पालक हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए, और कोई हाँ, पेट को कलरफुल बनाना है, हफ्ते में 3 बार दाल पालक लेनी है। अच्छा, ये देखो क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। आप मेरे को डायरेक्टली डिश सर्व कर रहे हो, वो बाद में करो। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? 2 न्यूट्रिएंट्स का नाम कौन से हैं वो बताओ। फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स एक ही हो गया, वो उसी में आएगा। और कोई क्या है? आयरन और ठीक है, शी इज द वन। या हाँ, करेक्ट। नाउ गायनेकोलॉजी, सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेनोपॉज क्या है? बोला? हाँ बोलो। बताओ। One behind. Yeah. जब पेट स्टॉप हो जाता है कितने समय के लिए? आफ्टर 15 वीक्स, कितने समय के लिए? सॉरी, हाउ मच ड्यूरेशन? 1 year. She's right. Excellent. You have been very attentive. To keep the bones strong after menopause, especially for women with arthritis, what are the 2 important things that they should do
for their diet and lifestyle. मेनोपॉज के बाद आर्थराइटिस के वुमेन पेशेंट को अगर उनके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो कौन सी 2 चीजें डाइट और लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने करने बहुत ज्यादा जरूरी है? फोलिक एस और फोलिफाइड ये दोनों दी जाती है मेरे को। थैंक यू। और कोई कैल्शियम और विटामिन डी। Is that right, ma'am? No. Anyone else? Yes, there. वो आयरन और कैल्शियम दोनों। नहीं। और एक फाइनल अटेम्प्ट कोई लेना चाहता है? पीछे राइट टू योर लेफ्ट। कैल्शियम और विटामिन डी राइट, पार्शियल राइट था, आधा राइट था। अपने जो मेडिसिन से आ रही थी वो कंटिन्यू करना चाहिए प्लस एक्सरसाइज भी करना चाहिए। वो आधा इन्होंने दे दिया, आधा उन्होंने दे दिया। Okay, so right answer. So important is you have to do exercise. हाँ? विटामिन सी। मेनोपॉज के बाद कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड प्रोटीन्स भी लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। जी। Okay, next question. Why is calcium and vitamin D intake is important after menopause? कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मेनोपॉज के बाद? कौन? अच्छा। हड्डियों को मजबूत करने के लिए। वेरी गुड। कैल्शियम और विटामिन ये सही है, तेरा सब इम्यूनिटी सही है वैसे। सही, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्टियोस्पोरोसिस से बचने के लिए और हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए। Which medicine should not be taken during pregnancy in RA? What are the most important things a woman must do before she plans to get pregnant? कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में आरए पेशेंट ने नहीं लेनी चाहिए और कौन सी चीज है जो मस्ट है बिफोर कोई भी आरए पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए? कोई भी पेनकिलर्स वगैरह के जो भी आइबुप्रोफेन वगैरह होते हैं वो उनके लिए मना करते हैं डॉक्टर, एंड उससे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए स्पेसिफिक? हाँ, मिथोट्रेक्सेट जो नहीं लेनी चाहिए वही। अच्छा, कोई एक नाम है, मालूम है आपको नाम? ओके, डोला वगैरह वगैरह। ओके, और कोई ट्राई? हाँ, और दूसरा भी क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए? एटलीस्ट फोन नीचे करके तो बताओ। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने कौन सी नहीं लेनी चाहिए दवा वो बराबर बता दिया। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले? क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कौन से डॉक्टर के पास? अभी ये कौन से? हाँ, दोनों के पास जरूरी है, दोनों। अच्छा, चलो ये सर को भी एक दे दो और उनको भी एक दे दो, दोनों को दे दो, ये सर को भी। जरूरी है दोनों के पास जाना, किसी एक के Just one more correct. और आप प्लीज एक ही जवाब दे, रिपीट मत करें एक दूसरे के बाद। Oh, you're very strict. अच्छा, अभी फिजियोथेरेपी। What is the best exercise for ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis का बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? जो ऐसे कोई? अरे कोई तो बताओ। आप लोगों ने Ankylosing spondylitis जो का कमर- बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? कमर वाला जो गठिया वाह है उसकी सबसे बढ़िया कसरत कौन सी है? हाथ खड़े करके। रुको, आपने दे दिया ना एक बार जवाब? नहीं दिया। चलो बताओ। हाँ बताओ। हाँ अपनी तरफ पंजा मोड़ के उठाने वाली, हाँ घुटनों को अपनी तरफ हाँ लेके और घुटनों पर पंजा अपनी तरफ मोड़ के रास्ता गिनती बोल के छोड़ने वाली, और हल्का सा कमर उठा के और रास्ता गिनती बोल के छोड़ने वाली। Excellent. इससे अच्छा कोई और जवाब दे सकता है? वो एक्सरसाइज जो आप रोज कर रहे हैं
वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है नहीं कमर के लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा। बोलो बोलो। हमको मतलब झुकने से पहले एक पैर को थोड़ा आगे और एक को थोड़ा पीछे रख के तब मतलब Okay. धीरे से झुकना चाहिए। दीपक सर, अच्छा इनको एक क्वेश्चन शेष रहा है कि सब कुछ जो आपने कहा कहना था स्ट्रेचिंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए फिजियोथेरेपी से लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले, इसके लिए क्या जरूरी है? डेली सेल्फ केयर, जी, डेली सेल्फ केयर, डेली सेल्फ सेल्फ केयर केयर और जो बोला था ना। जी जी रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, आप इसको दोगे रेगुलर एक्सरसाइज। सर कंसिस्टेंसी रहेगी तभी रिजल्ट आएगा, वरना एक दिन करी और 10 दिन नहीं करी कौन सा रिजल्ट आएगा? both are same, both are the same on the और एक नो आर्गुमेंट। आपके हाथ में मोबाइल है, आप इनका मोबाइल फोन ले आप लीजिए मोबाइल पहले। लेके खड़े हो रहे हो आप मोबाइल ले लेके। ही इज गुड, ही इज एक्साइटेड राइट फ्रॉम द ब्रेक कि क्या क्या पूछेगा। अच्छा, रूमेटोलॉजी, कैन वी टेक आयुर्वेदा मेडिसिन विथ एलोपैथी मेडिसिन, व्हाई और व्हाई नॉट? पेशेंट नहीं उसके बारे में फिर मजा आएगा। कोई देगा आंसर इसका? आधार को देखो, कोई नहीं बोल रहा, 2 साल में तो बोला फिर से। यस, कोई अटेम्प्ट करेगा? बताइए मैम, हाँ बताइए। शॉर्ट ये बताइए कि दोनों प्रैक्टिस अलग-अलग हैं, दोनों प्रैक्टिस अपने तरीके से हाँ, क्या बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। ओके, क्या बात है, राइट। करेक्ट है? 2 नाव में सवारी She is right. Already has got, okay, you have got it right. So you want to answer it? सर सवाल रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, सवाल, आयुर्वेद अपना अगर ASRA है तो आयुर्वेद और एलोपैथी अपने दोनों साथ साथ में कर सकते हैं तो क्यों, और ना कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? दोनों दवाएं ले रहे हैं हमें बता रखा है, डॉक्टर साहब ने भी और वैद्य ने भी। अच्छा। दोनों यहाँ पे दोनों लेते रहे लगातार। अच्छा, हाँ, और ले रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका कहना ही नहीं ले सकते, दोनों का रास्ता अलग है। ओके, गिव इट, ओके। Alright, to stay properly hydrated, about how many glasses of water should an adult drink in a day? पूरा अच्छे से है, अरे बाप रे, सुपर, एक दिन में 8 गिलास क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं गलत नहीं था, ऊपर वो इन्होंने पहले दे दिया था आंसर आपका, और कुछ नहीं था। अभी दूसरा है आपके लिए, आप ही बताओ, आप बैठो नहीं, आप मेरे को बताओ कि लैब टेस्ट कौन सी है कि जिससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फ्लेयर पता चलता है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कौन सी लैब टेस्ट अपने करते हैं कि जिसका फ्लेयर पता चलता है? बीमारी बढ़ गई, बीमारी बढ़ रही है, कोई जांच होती है? जांच कौन सी है? हाँ, नहीं, उनको ट्राई करने दो यार, क्यों प्लीज। उसके लिए जांच कौन सी करानी? कौन सी जांच करानी होती है? ब्लड की जांच। कौन सी? ओके, so the right answer is अपने को ब्लड टेस्ट करनी है फॉर श्योर। और कोई ट्राई करना चाहता है? हाँ, बोलो। परफेक्ट, गिव अ ट्राई। ESR-CRT सबको ध्यान में रहे, ESR-CRT इज द थिंग, फ्लेयर पता चलता है। हाँ, इसके लिए रीढ़ की हड्डी की जांच करो। रीढ़ की हड्डी की जांच करानी है। आप भूल जाओ किसका डाइट और स्ट्रेस, इससे अपना आर्या में गैस अफेक्ट होता है? अगर होता है तो कैसे मैनेज किया जाए? डाइट और स्ट्रेस से मेडिटेशन और एक्सरसाइज और बच्चे को बोल दो
सर सही है सही है मेडिटेशन सर ये लास्ट है लास्ट ओके सो वी डन थैंक यू सो मच एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ले लूं एक लूं चलेगा थैंक यू गिफ्ट्स नहीं है अरे एक क्वेश्चन बाकी है इसमें मेरे पास लिस्ट में तो एक कोई तो भी जनरस है यार लोग दे देंगे आंसर ऐसे ही वो नेक्स्ट आप ऑफिस से पिक कर लेना उसमें क्या है अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी दे दे आंसर इसका कि प्राइमरी गोल क्या होता है अपनी जो आरए और एएस की ट्रीटमेंट है उसका प्राइमरी गोल क्यों करते हैं अपने ट्रीटमेंट प्राइमरी आरए और एएस अपने को मालूम है कि ये बीमारी जिंदगी भर रहने वाली है अपने को मालूम है जिंदगी भर अपने को दवाई लेनी है फिर ट्रीटमेंट क्यों करते हैं प्राइमरी फोकस क्या है हाँ नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए। वेरी गुड और कोई सर पहला निरोगी का अजी पहला निरोगी का अच्छा कोई इलेक्शन का टिकट तो अगली बार अपने दिनचर्या जो है वो सही से करते नॉर्मल रूटीन लाइफ ऑलराइट थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट Okay, first of all, I want to thank you all that you took time, Sunday, morning, winter, good, nice, pleasant weather, and you still managed to be here. Doctors, thank you so much.